हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीपीएन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। मैं विनोद कुमार आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है, बीपीएन एजुकेशन चैनल के माध्यम से धमाका सीरीज का संचालन किया जा रहा है, जो कि सीईटी स्पेशल है। दोस्तों, उसी में मैं आपके सामने राजस्थान का भूगोल लेके हाजिर हूँ। दोस्तों, राजस्थान के भूगोल में हमारी जो चर्चाएं चल रही थी पिछली क्लास में, वो चल रही थी दोस्तों राजस्थान में वनस्पति से संबंधित। राजस्थान में वनस्पति के वर्गीकरण की हम चर्चा कर ली। साथ ही हमने ये भी देखा कि राजस्थान में जो वर्गीकरण है वो किस आधार पे किया जाता है, जिसमें मैंने आपको बताया कि तापमान और वर्षण को आधार माना जाता है। इसी के साथ हमने जो राजस्थान में वनस्पति है उससे संबंधित जो जानकारियां थी उन सभी की चर्चा की। आज की क्लास भी राजस्थान में वनस्पतियों से संबंधित ही होने वाली है दोस्तों, जिसमें आज हम बात करेंगे राजस्थान में वनस्पति का संवैधानिक वर्गीकरण, प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं, प्रमुख घासें कौन सी हैं, उन सभी की चर्चा आज की क्लास में होने वाली है। तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दें और क्लास में को लाइक जरूर करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा जा सके। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको विदित है, राजस्थान में वनस्पति हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा था दोस्तों। इसमें हमारा जो चर्चा हो चुकी वो मैंने आपको अभी रिवीजन करवाया। आज हमारी जो चर्चा होने वाली है वो होने वाली है दोस्तों राजस्थान में वनस्पति का प्रशासनिक आबलिक सांवैधानिक वर्गीकरण। हमने पिछली क्लास में जब राजस्थान की वनस्पतियों का वर्गीकरण किया तो तापमान और वर्षा के आधार पर किया। आज किसके आधार पर कर रहे हैं? प्रशासनिक आधार पर। और इसके आधार पर राजस्थान की जो वन है, या मैं भारत के वनों की भी चर्चा करूं यहाँ पर तो गलत नहीं होगी। राजस्थान कह दो या भारत कह दो, 3 प्रकारों में बांट रखी है। लेकिन राजस्थान में इनकी स्थिति अलग है, भारत में अलग है। क्योंकि हम राजस्थान की बात कर रहे हैं तो राजस्थान में कितने प्रकारों में बांट रखे हैं? 3 प्रकारों में। कौन कौन से वन है? अगर मैं आपसे बात करूं प्रशासनिक आधार पर, तो पहले नंबर पे आप पढ़ोगे दोस्तों आरक्षित वन, दूसरे नंबर पे चर्चा करेंगे संरक्षित वनों की, और 3 नंबर पे बात करेंगे अवर्गीकृत वनों की। आरक्षित वन जिनका लगभग 37.05% क्षेत्रफल पर फैले हुए हैं। संरक्षित वृक्षों की अगर मैं बात करूं, जो संरक्षित वनस्पतियां हैं उनका जो क्षेत्र है लगभग 56.55% क्षेत्रफल पर फैली हुई है। साथ ही जो तीसरा जो प्रकार है दोस्तों अवर्गीकृत, उसकी अगर मैं बात करूं लगभग 6.40% क्षेत्रफल पर उसका विस्तार देखने को मिलता है। तो इन सभी की चर्चा होगी। तो बात करते हैं प्रशासनिक आधार पर कितने भागों में बांट रखा है। ऐसी की ऐसी एक टेबल बना ले, बहुत आसान हो जाएगा पढ़ना। कॉपी का पेज आड़ा कर ले और उसमें एक टेबल बना दे और उसके 3 पार्ट कर दे। एक पार्ट आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है आरक्षित वन। आरक्षित वन के बाद जो दूसरा नंबर आप लिखोगे वो लिखोगे संरक्षित वन, और 3 नंबर पे लिखना है अवर्गीकृत वन। इस प्रकार से प्रशासनिक आधार पर 3 भागों में किसको बांट रखा है? राजस्थान के वनों का बांट रखा है। बात करें आरक्षित वन कौन से होते हैं, यहीं पे इनका अगर अर्थ भी मैं बता दूं, आरक्षित वन वे वन होते हैं जिनमें सरकार की अनुमति होने के बावजूद इनमें ना तो आप लकड़ी काट सकते हो, ना ही आप यहाँ पे पशु चारण कर सकते हो। तो ये कौन से वन है जहां पर पहली बात तो सरकार के अधिकार में होते हैं, दूसरी बात आपको इसमें लिखनी है दोस्तों लकड़ी काटना व पशु चारण
पशु चारण वर्जित है, यानी मना है, वर्जित है। तीसरी बात मैं करूं इसमें, अगर इनका क्षेत्रफल देखें, क्षेत्रफल क्षेत्रफल की अगर बात करें, लगभग 37 पॉइंट, लगभग क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं तो लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? 37.05% क्षेत्रफल, 37.05% क्षेत्रफल पर इनका क्या पाया जाता है? विस्तार पाया जाता है। अब अंतिम इसमें एक और बात करें, सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं? सर्वाधिक अगर इनका विस्तार देखें तो उदयपुर में इनका सर्वाधिक विस्तार देखने को मिलता है। वर्तमान में राजस्थान में जो आरक्षित वन है उनका सर्वाधिक विस्तार कहां देखने को मिलता है? उदयपुर में। राजस्थान के कुल वनों का कितना प्रतिशत इसके अंदर आता है? लगभग 37.05% इसके अंतर्गत आ जाता है। एक हमने बात की कि यहाँ पे लकड़ी काटना भी मना है और पशु चारण का भी मना है, यानी कि दोनों ही काम नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार से इन वनों में आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते। और इसी के साथ एक बात और कि सरकार के किस क्या होते हैं? अंडर होते हैं, अधिकार में। 2 नंबर पे हम चर्चा करें किसकी? संरक्षित वनों की। तो जो संरक्षित वन है दोस्तों, ये भी सरकार के अधिकार में होते हैं, सरकार के अधिकार। पहली बात तो सरकार के अधिकार। दूसरे नंबर पे हमने बात की कि पशुचारण और लकड़ी काटना, यहाँ पे क्या है? अनुमति मिल जाती ही है, सरकार से अनुमति लेके आप पशुचारण भी करवा सकते हो और लकड़ी भी काट सकते हो, यानी अनुमति से लकड़ी काटना व पशुचारण किया जा सकता है। एक और बात करें, हमने फिर बात की प्रतिशत की या क्षेत्र की। क्षेत्रफल, कितने क्षेत्रफल पर इसका विस्तार पाया जाता है या कितना इसका विकास देखने को मिलता है? तो मैंने कहा लगभग 56.55% क्षेत्रफल पर, 56.55% क्षेत्रफल पर इसका क्या देखने को मिल जाता है? विस्तार देखने को मिल जाता है। सर्वाधिक की बात करें, सर्वाधिक इनका जो सर्वाधिक विस्तार है दोस्तों 12 जिले में देखने को मिलता है। 2 नंबर पे करौली, जो सर्वाधिक विस्तार देखने को मिलता है कौन से वनों का मैं बात करूं तो संरक्षित वनों का, तो लगभग 12 में सर्वाधिक है और करौली में दूसरे नंबर पर सर्वाधिक है। तो 2 की चर्चा की। दूसरे नंबर पे हम चर्चा किए हैं संरक्षित वनों की, और संरक्षित वनों में मैंने आपको बताया कि संरक्षित जो वन है वो सरकार के नियंत्रण में होते हैं। अनुमति से लकड़ी भी काटी जा सकती है, पशुचारण भी किया जा सकता है, कंदमूल इकट्ठे किए जा सकते हैं, जंगल से फल फूल इकट्ठे किए जा सकते हैं। तीसरे नंबर पे इसमें बात की हमने इसके क्षेत्रफल की, तो लगभग 56.55% क्षेत्रफल पर क्या है? इसका विस्तार देखने को मिलता है। और अंतिम रूप से हमने बात की कि सर्वाधिक किसमें विस्तार देखने को मिलता है, तो मैंने कहा कि वारा में सर्वाधिक है और 2 नंबर पे करौली में सर्वाधिक। तो ये चीज याद रखने की है, क्वेश्चन आता है हमेशा कि सर्वाधिक संरक्षित वन कौन से क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, इनका प्रतिशत कितना है। 3 नंबर पे बात करते हैं दोस्तों अवर्गीकृत वनों की। तो पहली बात तो सरकार के नियंत्रण में नहीं होते, सरकार के नियंत्रण में नहीं होते, सरकार के नियंत्रण में नहीं होते। दूसरी बात अगर मैं इसमें करूं तो इसमें लकड़ी काटने की, पशुचारण की खुली छूट होती है। तो दूसरी बात इसमें लिख सकते हो खुली छूट होती है, खुली छूट, किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। आप अब आराम से यहाँ पे लकड़ी काट सकते हो, पशुचारण करवा सकते हो, आप पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। बात करें प्रतिशत की कि सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं,
तो प्रतिशत की अगर बात करूं क्षेत्रफल की, पहले क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं, फिर सर्वाधिक की बात करेंगे। लगभग 6.40% क्षेत्रफल पर क्या है, इनका विस्तार देखने को मिलता है। सर्वाधिक की बात करें तो सर्वाधिक पाए जाते हैं दोस्तों बीकानेर। कहाँ पाए जाते हैं? बीकानेर में। 2 नंबर पे जैसलमेर। सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? मैं कहूं कि बीकानेर में। 2 नंबर पे अगर बात करूं तो 2 नंबर पे मैंने कहा कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर के अंदर। तो तीनों प्रकार के प्रशासनिक जो वर्गीकरण है उनकी चर्चा हमने की। मैंने कहा कि अवर्गीकृत वन जो है सरकार के नियंत्रण में नहीं होते। दूसरी बात, इसमें खुली छूट होती है पशुचारण की, लकड़ी काटने की, फल फूल इकट्ठा करने की। क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 6.40% क्षेत्रफल पर इनका क्या देखने को मिलता है? विस्तार। और सर्वाधिक अगर बात करें विस्तार कहाँ है तो बीकानेर, और 2 नंबर पे जैसलमेर में इसका क्या है? सर्वाधिक विस्तार देखने को मिलता है। इसको नोट डाउन कीजिए। अगर खड़े पेज में नहीं बनता है तो आड़े पेज में बना ले, लेकिन इसको ऐसे के ऐसे बना ले ताकि आसानी से याद कर सके तुलना के साथ। तो दोस्तों हमने प्रशासनिक बात की कि राजस्थान में जो वनस्पति है उसको प्रशासनिक आधार पर किस प्रकार से वर्गीकृत किया है। अब बात करेंगे इस क्लास में आगे हम प्रमुख वृक्षों की और घासों की, तो इसे नोट डाउन किया होगा। आगे बात करते हैं। अब हेडिंग लगाए दोस्तों, राजस्थान में प्रमुख वृक्ष व घासें। राजस्थान में प्रमुख वृक्ष व घासें, जिसमें हम बात करेंगे सेवण घास की, खेजड़ी वृक्ष की बात करें तो खेजड़ी के साथ साथ मैं अगर बात करूं रोहिड़ा वृक्ष की, जो कि राजस्थान का राज्य पुष्प है। इसी के साथ हम बात करेंगे लीलोन की, सेवण को। तो ऐसे खस घास, मोतिया घास, इन सभी की चर्चा होने वाली है। तो आज की हेडिंग लगा दी अगली, राजस्थान में प्रमुख वृक्ष व घासें। सबसे पहले वृक्षों की बात करें, 1 नंबर पे हेडिंग लगा दे दोस्तों आप, खेजड़ी। खेजड़ी जो वृक्ष है दोस्तों, बात करूं इस खेजड़ी वृक्ष की तो 31 अक्टूबर 1983 को राजस्थान सरकार ने इसे राज्य वृक्ष घोषित कर दिया था दोस्तों। 31 अक्टूबर 1983 को ही इसे घोषित किया। उसी समय रोहिड़ा को राज्य पुष्प घोषित किया दोस्तों। तो दोनों की चर्चा होगी। खेजड़ी की अगर बात करूं दोस्तों, तो खेजड़ी का जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों वो है प्रोसेसिप सिनेनेरिया। प्रोसेसिप सिनेनेरिया, ये क्या है? इसका वानस्पतिक नाम है। खेजड़ी को वानस्पतिक नाम के आधार पर किस नाम से जाना जाता है? प्रोसेसिप सिनेनेरिया के नाम से जाना जाता है। मैंने कहा कि इस खेजड़ी वृक्ष को राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया? तो राज्य वृक्ष का जो दर्जा मिला दोस्तों, राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया? तो मैंने कहा 31 अक्टूबर 1983 को इसे क्या घोषित कर दिया गया दोस्तों? राज्य वृक्ष घोषित कर दिया गया। बात करें खेजड़ी की तो लगभग संपूर्ण राजस्थान में इसका विकास देखने को मिलता है। ज्यादातर जो खेजड़ी वृक्ष है मरुस्थलीय क्षेत्र में ज्यादा पाई जाती है। और अगर मैं बात करूं खेजड़ी से संबंधित, तो जो खेजड़ी है इसकी दशहरे पे पूजा की जाती है। दशहरे पे पूजा की जाती है। कब पूजा होती है खेजड़ी की? बात करें तो दशहरे पे पूजा होती है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं खेजड़ी की, तो खेजड़ी से संबंधित एक ऑपरेशन चलाया गया दोस्तों, कार्यक्रम ऑपरेशन खेजड़ी 1991 में ऑपरेशन खेजड़ी शुरू किया।
मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? मरुस्थलीकरण को रोकने का था। तो खेजड़ी की बात की हमने एक नंबर पे प्रमुख घासों में और वृक्षों में, तो प्रमुख वृक्ष है खेजड़ी, जिसका नाम अगर मैं बात करूं वनस्पतिक नाम की तो प्रोसिपिस सिनेरेरिया इसका क्या है? वानस्पतिक नाम है। साथ ही मैंने कहा कि जो ये खेजड़ी वृक्ष है इसे राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया? तो 1983 को इसको राज्य वृक्ष घोषित कर दिया गया। आगे बात करते हैं 2 नंबर पे दोस्तों। 2 नंबर पे बात करेंगे हम रोहिड़ा की। तो 2 नंबर पे आप हेडिंग लगा दे दोस्तों, रोहिड़ा। रोहिड़ा रोहिड़ा वानस्पतिक नाम की अगर बात करूं तो वानस्पतिक नाम है दोस्तों इसका टिकोमेला अंडुलेटा। टिकोमेला टिकोमेला अंडुलेटा क्या है? इसका वानस्पतिक नाम है। बात करें इसकी तो इसे भी 1983 में 31 अक्टूबर 1983 को राज्य पुष्प घोषित कर दिया गया था दोस्तों। राज्य पुष्प कब किया गया? तो 31 अक्टूबर 1983 को राजस्थान सरकार ने 31 अक्टूबर 1983 को इसे क्या घोषित कर दिया? तो राज्य पुष्प घोषित कर दिया। अब आगे बात करूं दोस्तों, इसके अलावा ये जो रोहिड़ा वृक्ष है पश्चिमी राजस्थान में इसका विस्तार सर्वाधिक देखने को मिलता है। तो चाहो तो इसमें लिख दो विस्तार पश्चिमी राजस्थान। और अब 3 नंबर पे हेडिंग लगा दे दोस्तों आप, सागवान। वैसे मैंने सागवान की बात पीछे भी कर दी है, लेकिन एक बार फिर से कर दूं। बात करें सर्वाधिक कहां पाया जाता है, तो सागवान सर्वाधिक मिलते हैं दोस्तों झालावाड़। कहां पाए जाते हैं? सर्वाधिक सागवान झालावाड़ के अंदर पाए जाते हैं। एक मिनट दोस्तों, झालावाड़ व बांसवाड़ा है। और अगर बात करूं सागवान की तो इससे इमारती लकड़ी प्राप्त होती है। इमारती लकड़ी प्राप्त होती है जिससे अच्छी गुणवत्ता का क्या बनाया जाता है? फर्नीचर बनाया जाता है। आगे बात करेंगे दोस्तों पलास की। तो 4 नंबर पे हेडिंग लगा दे दोस्तों, पलास, जिसे जंगल की ज्वाला कहा जाता है। 4 नंबर पे हेडिंग लगाए दोस्तों, पलाश। इसी को क्या कहते हैं? जंगल की ज्वाला। क्या कहते हैं दोस्तों? जंगल की ज्वाला कहकर पुकारते हैं। पलाश का दूसरा नाम दोस्तों ढाक भी, तो कोष्टक में आप इसके लिख दे ढाक और डैश करके लिख दे इसे जंगल की ज्वाला, कोष्टक में अग्नि या आग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बात करें तो इसे कहा जाता है जंगल की ज्वाला। इसका जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों वो है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। क्या नाम है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है। सर्वाधिक की अगर बात करूं दोस्तों, सर्वाधिक कहां मिलता है? तो सर्वाधिक पाया जाता है दोस्तों राजसमंद में। राजसमंद में इसका हमें सर्वाधिक विस्तार देखने को मिलता है।
राजसमंद में क्या होता है, इसका सर्वाधिक विस्तार देखने को मिलता है। आगे बात करें दोस्तों प्रमुख घासों की, तो आप घासों में आप एक नंबर पे हेडिंग लगा दे दोस्तों, सेवण घास। प्रमुख वृक्षों की चर्चा हुई, अब बात करते हैं घास की, तो घास में एक नंबर पे हेडिंग लगा दे दोस्तों, सेवण घास, जिसका विस्तार जैसलमेर के लाठी श्रेष्ठ क्षेत्र में सर्वाधिक देखने को मिलता है। अब बात कर रहे हैं हम किसकी, घास की, और घास में हम एक नंबर पे कौन सी घास पढ़ेंगे, सेवण, सेवण घास। सेवण घास के अगर वैज्ञानिक नाम की बात करूं तो इसे कहा जाता है दोस्तों लसीयुकुस सिडिकुस, लसीयुकुस सिडिकुस। ये इसका क्या है दोस्तों, बात करूं तो वैज्ञानिक नाम है। सेवण जो घास है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, लसीयुकुस सिडिकुस। याद रखें दोस्तों, अधिकतर जो घासें हैं उसमें या तो वैज्ञानिक नाम पूछता है या फिर पूछता है कि पाई कहाँ जाती है, तो दोनों चीज याद रखनी है आपको। वैज्ञानिक नाम क्या है, लसीयुकुस सिडिकुस, कौन सी घास का, सेवण घास का। बात करूं कहाँ पाई जाती है, विस्तार की, तो जैसलमेर के अंदर एक सीरीज है दोस्तों, लाठी सीरीज। क्षेत्र को सीरीज का नाम दे रखा है, क्षेत्र कह दो सीरीज कह दो, जैसलमेर में लाठी सीरीज, कोष्टक में लिखते क्षेत्र के अंदर क्या देखने को मिलता है दोस्तों, इसका विस्तार देखने को मिलता है, वहां ये सर्वाधिक पाई जाती है। और बात करें सेवण घास के लिए, तो इसे स्थानीय भाषा में या इसे सुखा देने के बाद इस घास को काट लिया जाता है, और जब बारिश का मौसम आता है तो पशुओं को चराने के लिए इसे सुखाकर रख लिया जाता है, इसलिए इसे क्या कह देते हैं, लिलोण भी कहते हैं। तो स्थानीय भाषा में इसे किस नाम से भी जाना जाता है, लिलोण के नाम से। स्थानीय नाम, स्थानीय नाम लिलोण, क्या नाम है इसका, स्थानीय नाम लिलोण। इस घास को पशुओं को खिलाने के बाद उनसे जो दूध की मात्रा है वो अधिक प्राप्त होती है। दूसरी बात, पशुओं के लिए बहुत ही पौष्टिक घास है, इस कारण से इस घास को स्थानीय भाषा में लिलोण कहा जाता है। दूसरी बात, इसका महत्व बढ़ जाता है। 2 नंबर पे हेडिंग लगाए दोस्तों, मोथिया घास, मोथिया घास। दो नंबर पे हेडिंग लगा दे दोस्तों, मोथिया घास। ये जो मोथिया घास है, बात करूं तो पाई तो जाती है ताल छापर चूरू में, लेकिन इसका अगर मैं बात करूं वैज्ञानिक या वनस्पतिक नाम की, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है दोस्तों साइप्रस रोटरडस, साइप्रस साइप्रस रोटंडस, इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है। विस्तार की अगर बात करें दोस्तों कहां पाई जाती है विस्तार, तो इसका जो विस्तार है वो देखने को मिलता है ताल छापर, ताल छापर चूरू के अंदर। ताल छापर चूरू में इसका क्या देखने को मिलता है, विस्तार देखने को मिलता है। एक और अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये जो घास है ताल छापर के अंदर एक मृग पाया जाता है दोस्तों, काले कलर का, जिसे काला हिरण या फिर कृष्ण मृग के नाम से जानते हैं। उस मृग के लिए सर्वाधिक पौष्टिक घास है और वही इसको सर्वाधिक खाता है, इसीलिए आप इसमें एक लाइन और ऐड कर दे दोस्तों, कृष्ण मृग, कृष्ण मृग, या इसी को क्या कह देते हैं, काला हिरण, काला हिरण के द्वारा खाई जाती है, खाई जाती है। आगे बात करूं मोर, अगली 3 नंबर पे हेडिंग लगा दे दोस्तों, खसखस घास,
खसखस घास। मोथिया घास का जो वनस्पति का नाम है वो तो क्या है, साइप्रस रोटंडस। अब जो हम बात करने वाले हैं 3 नंबर पर खसखस घास की। खसखस घास, ये जो खसखस घास है इसकी अगर बात करूं दोस्तों तो इसका विस्तार पहली बात तो टोंक, सवाईमाधोपुर, भरतपुर में देखने को मिलता है। और इन्हीं से 2 जिले और बने हैं जैसे गंगापुर सिटी है, डींग है, इनमें भी इसका विस्तार देखने को मिलता है। एक और बात करूं इसकी तो इससे शरबत बनाया जाता है, इत्र बनाया जाता है, और जो इसका जो बचा हुआ घास है उससे कूलरों की टाटी भी बनाई जाती है। तो सारी बातें इसमें भी लिख लेते हैं हम। सबसे पहले बात करूं विस्तार की, तो इसका विस्तार देखने को मिलता है दोस्तों सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के बाद मैंने बात कहा कि भरतपुर में, भरतपुर के साथ साथ अगर बात करूं गंगापुर सिटी, गंगापुर सिटी के बाद बात करूं तो डींग, डींग के बाद बात की जाए दोस्तों तो टोंक, टोंक आदि में क्या है, विस्तार देखने को मिलता है। अगली बात करें तो ये जो घास है खसखस, इससे क्या बनाया जाता है, इस घास से इत्र बनाया जाता है। इस घास से इत्र व शरबत बनाई जाती है। इत्र और क्या बनाई जाती है, शरबत बनाई जाती है। एक और बात करूं दोस्तों तो इसका जो बचा हुआ शेष भाग है वो किस काम में आता है, तो कूलर की टाटी बनाई, कूलर की टाटी बनाई जाती है। तो खसखस घास से संबंधित हमने बात की कि इसकी जो महत्वपूर्ण काम है वो कौन कौन से हैं, विस्तार कहाँ देखने को मिलता है, और बात कर लेते हैं दोस्तों। अगली जो घास है उसका नाम लिखे दोस्तों 4 नंबर पे, अंजन घास, उदयपुर। अंजन घास उदयपुर, अंजन घास कहाँ पाई जाती है, उदयपुर में। तो अब कुछ घासें जिनका मैं अगर बात करूं जैसे कि अंजन घास 4 नंबर पे, विस्तार कहाँ देखने को मिलता है, उदयपुर सर्वाधिक। 5 नंबर पे बात करें तो करण घास, करण घास कहाँ देखने को मिलती है, डूंगरपुर में। कहाँ देखने को मिलती है, डूंगरपुर में। इसके बाद बात करूं दोस्तों तो कारा घास है जो कि माउंट आबू में है, ऐचा घास है भरतपुर में, ऐचा घास, एंचा भरतपुर। कारा घास, कारा घास, और कारा घास मैंने कहा कहाँ मिलती है, सिरोही के अंदर माउंट आबू में। माउंट आबू पुस्तक में लिखते सिरोही। 8 नंबर पे लिखे दोस्तों अंजन आलेरी घास, और आलेरी घास कहाँ मिलती है, जोधपुर। आलेरी घास ये कहाँ पाई जाती है, जोधपुर के अंदर। 9 नंबर पे लिखे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण घासें और है पश्चिमी राजस्थान की, जिनकी अगर बात करूं तो जैसे धामन है, मूरठ है, मूंज है, धामन, कोमा, मूरठ, कोमा, मूंज, कोमा, मूरत, ये सभी कहाँ पाई जाती है, पश्चिमी राजस्थान में। कहाँ पाई जाती है, पश्चिमी राजस्थान में इनका विस्तार देखने को मिलता है। पश्चिमी राजस्थान में क्या देखने को मिलता है, इनका विस्तार देखने को मिलता है। तो दोस्तों मैंने आज की क्लास में आपसे बात की एक तो प्रशासनिक वर्गीकरण की, और 2 नंबर पे हमने बात की किसकी, राजस्थान में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण वृक्ष और महत्वपूर्ण घासों की। कैसी लगी क्लास, कमेंट करके बताएं।
लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। क्लास को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा दें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी।